चलिए लेट्स स्टार्ट 2023 का स्लॉट 3. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज an air conditioner AC company has 4 dealer 1, dealer 2 या D1, D2, D3, D4 in a city. It is sales performance of these dealers. The company sell 2 variants of AC, window and split AC. दो टाइप की ACs है, विंडो AC और स्प्लिट AC. अच्छा, चारों डीलर्स के लिए बात हो रही है. ठीक है, both of these varieties can either be inverter टाइप. सो बेसिकली 4 हो गया. विंडोज की इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट की इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर. सो नाउ वी हैव टू डील विथ 4 कंडीशन 4 पीपल. ठीक है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स ऑलमोस्ट. ठीक है, इट इज नोन दैट द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन सिटी 25% ऑफ विंडो एंड व्हाइल द रेस्ट वर स्प्लिट वेरिएंट्स. ठीक है, यानी कि अगर लेट सपोज मैं वैल्यू करूं कि टोटल सपोज एक्स एसीज है ना, तो 25% ऑफ एक्स अगर मैं करूं तो वो कौन सी होंगी, विंडो वेरिएंट. 75% ऑफ एक्स करूंगी तो इट शुड बी स्प्लिट, है ना. वंस आई गेट अ टोटल आई कैन कैटेगराइज द वैल्यूज कि टोटल इतनी विंडोज हैं, टोटल इतनी स्प्लिट है. उसके बाद फिर उसकी इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर अलग से होगा. ठीक है, while the rest were split variant. Among inverter sold 20% were window variants. जितनी इन्वर्टर बिकी है ना, तो इन्वर्टर का जो टोटल होगा, है ना, लेट सपोज इन्वर्टर मैंने टोटल Y बेची, है ना, तो विंडो टाइप की कितनी परसेंट है, 20% है. तो 80% जो होगी वो कौन सी होगी, इन्वर्टर की. 80% स्प्लिट वेरिएंट होगा. लेट सपोज Y की वैल्यू अगर 10 है ना, तो 2 AC विंडो वाली हो जाएगी, रिमेनिंग 8 जो होगी वो स्प्लिट वेरिएंट की हो जाएगी. ठीक है, अभी वो जैसी भी वैल्यूज आएगी विल डू दैट, है ना. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन. ठीक है, एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडोज AC, यानी कि विंडो AC की मिनिमम वैल्यू हैज टू बी 8. कम से कम दो सब बेचेंगे तो विंडो एसी की मिनिमम वैल्यू शुड बी 8. तो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी मोर देन 8, है ना. 8 से ज्यादा हो सकती है बट मिनिमम 8 तो होगी ही होगी, दैट इज फॉर श्योर. नेक्स्ट, D1 सोल्ड 18 इन्वर्टर एसी while D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी. देखते हैं टोटल 6 विंडो नॉन इन्वर्टर एसी एंड 33. चलो अपन आगे आते सीधे क्वेश्चंस पार्ट पे. ओके, सो मेरे पास जो गिवन था कि 25 मेरे पास विंडो एसीज है ना. सो यहाँ पे वैल्यू मेरी 25% होगी, ये वैल्यू मेरी 75% होगी क्योंकि विंडोज आर 25%. ठीक है, आगे मेरे पास और क्या दिया हुआ था, व्हाइल रेस्टर अमंग इन्वर्टर एसीज. अगर मैं इन्वर्टर एसी को लेट सपोज मैं इसको एक्स मान लूँ. ठीक है, जो भी टोटल होगा आई डोंट नो, 25% एंड 75%. अगर मैं इन्वर्टर टोटल एक्स तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 20% ऑफ एक्स और ये हो जाएगा 80% ऑफ एक्स. इसको हम y मान सकते हैं. टोटल एसी लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ एसी जो बिकी है बाय 4 डीलर्स, लेट इट बी y. तो 25% ऑफ y, 75% ऑफ y, इट कुड बी लाइक दैट. यही हो सकता है एज पर द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एड ऑन इंफॉर्मेशन मिला था थर्ड पॉइंट में, वहां से अपन शुरू करते हैं. तो मैं जिस जिस पॉइंट को हाईलाइट करती गई हूँ उसी उसको हम कैटेगराइज करते जा रहे हैं. ठीक है, टोटल 6 विंडो नॉन इन्वर्टर एसी. विंडो नॉन इन्वर्टर एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 6. स्प्लिट इन्वर्टर एसी वर सोल्ड इन द सिटी 36. स्प्लिट इन्वर्टर एसी इसकी वैल्यू कितनी है, 36. ठीक है, 80% की वैल्यू अगर 36 आ रही है, ठीक है, तो 100% की क्या होगी,
सिंपल 6 तो 1% will be 36 80 मल्टीप्लाई बाय राइट. सो ये खत्म. ये चला गया 2 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, 1 जा 5 जा वैल्यू 5. सो x की वैल्यू आ गई 45 है ना. 45 का मुझे कितना चाहिए 20%. 4.5 20% विल बी 9 है ना. तो ये मेरी वैल्यू आ गई. ठीक है. 9 प्लस 6 बिकम 15. 25% की वैल्यू आ गई 15 है ना. अगर 25% की वैल्यू 15 है तो 1% की वैल्यू विल बी 15 बाई 25. लेट सपोज 100 तो ये 4 सा 15 4 सा विल बी 60. तो टोटल नंबर आ गया 60 है ना. 15 में से 60 गया, बचा कितना 45. सो नाउ वी गॉट द वैल्यूज. ठीक है. अब 45 चाहिए, 36 आ चुका है, रिमेनिंग बचा 9. ठीक है. तो अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी 15. 45 प्लस 15 विल बी 60 है ना. नाउ वी गॉट कन्फाइंड वैल्यूज कि टोटल विंडोज इन्वर्टर एसी कितनी आ गई मेरी 9. ठीक है. मेरी इन्वर्टर की स्प्लिट एसीज कितनी आ गई 36. नॉन इन्वर्टर की 6 क्योंकि ये दिया हुआ था है ना, और ये दिया हुआ था एज पर द स्टेटमेंट. 6 और 36 की वैल्यू दी हुई थी है ना. बाय दैट वी कैन गॉट द वैल्यूज. यहाँ तक किसी को भी डाउट? सॉल्यूशन पार्ट क्लियर है? जो था वो मैंने करके भी दिखा दिया सो डैट वी कैन गेट द वैल्यूज. एनी डाउट? आगे बढ़े. ओके. नाउ कमिंग टू एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडोज एसी. कम से कम 2 विंडोज एसी तो होनी ही चाहिए. यानी कि अगर मैं विंडो एसी की वैल्यू बोलूं तो इसकी वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. डीलर 1 की वैल्यू कैन बी इक्वल टू 2 और हैज टू बी ग्रेटर देन, उल्टा लिख दी है ना. यहाँ पे भी वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए एज पर द कंडीशन, क्योंकि विंडो एसी हर डीलर मिनिमम 2 सेल कर ही रहा है, एटलीस्ट 2. तो एट मोस्ट इट कुड बी एनीथिंग है ना. टोटल शुड नॉट बियॉन्ड 15 है ना. मिला के 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 15 तक जा सकता है. राइट. नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर 5. थर्ड स्टेटमेंट वी हैव ऑलरेडी डन है ना. सो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये कंडीशन मिली. कमिंग टू फिफ्थ स्टेटमेंट गिवन एज D3 D4 सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ विंडोज एसी. तो D3 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये दोनों वैल्यू कितनी कितनी है XX है, इक्वल नंबर. इट कुड बी एनी नंबर. X पहले ले चुके हैं तो हम Y ले सकते हैं. ठीक है. नाउ given as D3 D4 sold an equal number of ACs and this number was 1/3 of the number of similar AC by D2 है ना. और ये जो नंबर है ये 1/3 है किससे, D2 से. यानी D2 की वैल्यू हैज टू बी 3Y, तभी ये 1/3 होगा है ना. अगर ये 3 है तो ये Y होगा. राइट. So it has to be in that scenario. Now let's predict हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं. Y could not be less than 2. It can be equal to 2. तो मैं सबसे छोटी नंबर से तैयार स्टार्ट करते हैं. अगर मैं Y की वैल्यू 2 रख दूं तो ये भी 2 होगा, ये 6 हो जाएगा है ना. 6 प्लस 4 हो गया 10, बचा कितना 5. दिस इज पॉसिबल क्योंकि विंडोज की टोटल नंबर शुड बी 50. दिस इज पॉसिबल. When I predict value 3 तो 3 3s will be 9. अगर इसका टोटल किया तो I am getting total 15 है ना. 9 plus 6 is 15. By this condition this is going 0. That is not possible क्योंकि every dealer is selling at least 2 है ना. So ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकता. अब इससे ऊपर जाने का कोई लॉजिक नहीं है. तो now we got the values कि ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 6 होगा और ये 5 होगा. करेक्ट. नाउ वी गॉट द नंबर्स कि डीलर 1 ने इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर मिला के 5 AC सेल किए. हाँ तो इन्वर्टर्स पे नहीं किया हमने,
हम वैल्यू रख रहे थे क्योंकि स्पेस कम था तो हमने इधर रख लिया था, इसीलिए तो मैंने मिटा के फिर वापस यहाँ रखा है ना। सो टोटल D1 ने इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर मिला के कितना सेल किया 5, ठीक है। D2 ने 6 इंक्लूडिंग these 2। अभी मेरे को ये वैल्यू क्या है नहीं पता, ठीक है, ये अब हम निकालेंगे। अभी जितनी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, पहली इंफॉर्मेशन क्या थी कि विंडो एटलीस्ट 2 सेल करना है, तो कोई भी वैल्यू लेस देन 2 नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू हैज टू बी 2, ठीक है। एड ऑन इंफॉर्मेशन क्या मिली, D3 D4 ने बराबर सेल किए और वो 1/3 है D2 के, तो D2 की वैल्यू 3 टाइम्स होनी चाहिए D4 या D3 से, राइट। सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट मिनिमम 2 वैल्यू रखना जरूरी था, तो 2 से हमने स्टार्ट किया, दिस हैज बिकम 6, नाउ दिस वैल्यू विल बी 5। अगर मैं 3 रख रही हूँ तो ये 3 का ही मिला के 15 हो जा रहा है, उस कंडीशन में D1 0 हो रहा है, और D1 कुड नॉट बी 0, इट हैज टू बी एटलीस्ट 2, है ना। सो उस कंडीशन से अभी गॉट द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अभी क्लियर है, किसी को डाउट है? यहाँ पे एक 3 एक 4 नहीं रख सकते बिकॉज D3 D4 वर इक्वल नंबर, है ना। सो दीज टू हैज टू बी सेम, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम कुछ और करते, बट उसने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि D3 D4 आर इक्वल और इनका 3 टाइम्स है D2, है ना। तो वी हैव टू कंसिडर ये दोनों और उसके बेस पे ये भी डिसाइड होगा। जब ये तीनों डिसाइड हो जाएंगे तो बची कुछ वैल्यू D1 पे जा रही है ना। फिर D1 को कंसीडर करना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं, अगर नहीं आ रही है तो फिर हमें दूसरी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, लाइक दैट। अभी क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े। सो वी आर डन विथ फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फिफ्थ स्टेटमेंट, है ना। बेस्ड ऑन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ वी गॉट दिस मच। ओके, नाउ कमिंग टू सिक्स्थ स्टेटमेंट, क्योंकि विंडोज के बारे में चल रहा है, वी आर कंटिन्यूइंग विथ विंडोज। D2 D3 वर द ओनली वन हु सोल्ड विंडो नॉन इन्वर्टर AC। D2 और D3 सिर्फ विंडो नॉन इन्वर्टर AC सेल की है, बाकी किसी ने नहीं की है, ओनली, है ना। सो D2 और D3 में नॉन इन्वर्टर में कोई आएगा यानी यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा तो ये भी 5 होगा और ये 2 होगा, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। D2 D3 वर द ओनली वन हु सोल्ड विंडोज नॉन इन्वर्टर AC। द नंबर ऑफ दीज AC सोल्ड बाय D2 was twice the number of these AC sold by D3, ठीक है। ये डबल है इससे, AC नहीं, नॉन इन्वर्टर के बारे में बात हो रही है ना। ये 2x है और ये x है। अब पॉइंट इज कि अगर मैं ये 1 रखूं पॉसिबल, लेकिन अगर मैं विंडोज की नॉन इन्वर्टर AC देखूं तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 6, तो आई हैव टू डू दिस 6 एज वेल। तो 6 कैसे हो सकता है, 2 and 4, दैट इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 2 एंड दिस इज 4 बिकॉज दीज 2 आर 0। D1 ये मैं कुछ गड़बड़ की क्या, D2 D3, ठीक है, करेक्ट, बात यही होगी। अब अगर ये 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये डेफिनेटली 2 आएगा और ये 0 होगा। अब अगर मैं विंडोज की इन्वर्टर AC देखूँ तो 5 + 4 यानी कि 9, सो वी गॉट दिस वैल्यू एज वेल। नाउ वी आर डन विथ विंडोज AC, है ना। विंडोज में अब मेरे को पास बिल्कुल डिफाइंड कैटेगरी है कि D1 ने इन्वर्टर कौन सी कितनी बेची, नॉन इन्वर्टर कितनी बेची, D2 D3 D4। एनी डाउट अभी तक किसी को भी? बहुत शांति है, समझ में आ रहा है, ऊपर से गया, घुसा अंदर, पक्का नहीं घुसा? क्यों नहीं घुसा? DI LR DI, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है जो लिखा है, बस उसको समझ ले, समझ में आ जाएगा, ठीक। ओके, अब सिंस हमने जितनी विंडोज AC के बारे में बात करनी थी हमने कर ली, अब हम बात किसके में करेंगे,
नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर स्प्लिट टाइप. ठीक है. Now we are left with these three statement because we have done all the remaining statement जो विंडोज पे बेस्ड है ना. Now coming to split one. पहला 13 इन्वर्टर एसी, D1 ने 13 इन्वर्टर एसी बेची है, यानी ये वैल्यू मिला हो तो इट हैज टू बी 13 है ना, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा विंडोज इन्वर्टर या स्प्लिट इन्वर्टर, उसने बोला इन्वर्टर. तो D1 के अंदर में इन्वर्टर कौन कौन सा आता है, एक ये वाला कैटेगरी में और एक ये वाले में, है ना. टोटल कितनी वैल्यूज है 13. 13 में से 5 तो मुझे नजर आ रहा है, रिमेनिंग 8 डेफिनेटली स्प्लिट में जाएगा. सो यहाँ पे पहली वैल्यू. एनी डाउट? ओके. नेक्स्ट, व्हाइल D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी, D3 ने 5 नॉन इन्वर्टर एसी सेल किया है, तो 2 आ चुका है ना. रिमेनिंग कितना बचा 3. सो दिस हैज टू बी 3. यस, एनी डाउट? तो ये स्टेटमेंट डन. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1, स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 was twice the number of Windows AC sold by it. D1 के बारे में बात हो रही है कि उसने जो स्प्लिट एसी सोल्ड की है वो ट्वाइस है, किसका, विंडोज एसी का, है ना. D1 की ये वैल्यू कितनी है 5, तो इसकी टोटल हैज टू बी 10, डबल, राइट. अब डबल अगर ये है तो 8 ऑलरेडी आ चुका, रिमेनिंग नॉन इन्वर्टर में कितना बचा 2, तो 2 वहां चला जाएगा. सो दैट D1 हैज कंप्लीटेड नाउ. एनी डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो टेकन. नाउ 7th, D3 D4 सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर एसी. D3 एंड D4, ये Z है तो ये भी Z है, ठीक है. स्प्लिट वाले इन्वर्टर एसी जो है वो इक्वल नंबर सेल किए हैं, ऐसा वो Z मेरा 2 जैसा, ठीक है. D3 एंड D4, दिस नंबर वॉज हाफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसी टाइप सोल्ड बाय D2, और ये नंबर जो है वो आधा है जो D2 ने सेल किया है ना टाइप, यानी कि ये भी 2 है, राइट. नाउ अगर मैं स्प्लिट की इन्वर्टर कितनी है टोटल 36 में से पहले तो मैं 8 माइनस कर दूं. बेसिकली 8 प्लस 4a 2 प्लस 2 4a हैज टू बी 36. सो 4a is होगा. नाउ वी गॉट द वैल्यूज, ये 7, ये 7 और ये 14. यस, यही होगा. आर वी गोइंग गुड? ओके. अब कितना हो गया, ये भी 7 प्लस 3 10 हो गया, ठीक है. ओके. और कुछ नहीं दिया है. स्प्लिट की टोटल एसीज कितनी है 45. सो ये नंबर मुझे चाहिए टिल 45, ठीक है. अगर मैं इन्वर्टर देखूं तो इन्वर्टर तो मेरी सारी आ चुकी है 36, तो ये वाला टोटल तो मेरा 36 आ रहा होगा. दिस टोटल हैज टू टिल 9, ये वैल्यू मुझे 9 तक चाहिए है, राइट. सो मैं एक वैल्यू बोल सकती हूँ कि लेट कोई एक वैल्यू मेरी कोई भी x है ना, तो ये कितना है ना 9 है ना, तो आई विल बी गेटिंग दिस नंबर, ठीक है. बिकॉज एंड ऑफ द डे x 2 प्लस x आई शुड गेट 9 इन टोटल, राइट. आगे ये क्या हो सकता है, इस वैल्यू को मैं बोल सकती हूँ कि 14 प्लस एक्स ऑफ दीज टू, है ना. इसको मैं क्या बोल सकती हूँ 11 माइनस एक्स. यस. अभी अगर इक्वेशन पॉइंट में निकाले ये निकाल सकते हैं, नहीं निकाले छोड़ना चाहे ब्लैंक, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो दिस विल बी द फाइनल सिनेरियो या फाइनल आंसर.
Yes, yes. Okay. Let's come to the questions part. How many split inverter AC did D2 cell? मुझे क्या चाहिए? स्प्लिट का इन्वर्टर, ठीक है. स्प्लिट भी आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट परसेंट ऑफ AC सोल्ड वर नॉन इन्वर्टर टाइप. टोटल सेल कितना हुआ? 60 है ना. नॉन इन्वर्टर कितनी थी? नॉन इन्वर्टर इज 15 मल्टीप्लाई बाय 100. ये 1 जा ये 4 जा यानी कि 25% कैन बी सी 25%. नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय D2 एंड D4, है ना. D2 और D4 ने टोटल कितनी AC सेल की होगी? देखो अगर मैं इस 45 में से 20 माइनस कर दूं, है ना, तो यहाँ की और यहाँ की वैल्यू मिला के हो गया 25, ठीक है. यहाँ पे 6 प्लस 2 यानी कि 8, 33. सो आंसर शुड बी 33. हाँ सही बोले. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली फॉल्स. पक्का है कि गलती होगा, है ना. D2 सोल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ AC. अगर मैं देखूं तो D2 ने हाईएस्ट सेल किया होगा क्या? देखो अगर D1 का टोटल है ना, D का टोटल निकालूं तो 12, ठीक है. इसकी वैल्यू 14 प्लस 6 कम से कम, मतलब इसकी वैल्यू 20 प्लस x है अभी के हिसाब से. और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो रही है? 13 माइनस एक्स. सो डेफिनेटली होगा. अभी ये 20 पे है, उसमें x और ऐड होने वाला है ना. तो D2 सोल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ ACs, ये तो ट्रू है, ठीक है. D4 सेल मोर स्प्लिट AC एज कंपेयर्ड टू D3. D4 ने ज्यादा सेल की है D3 से. D4 ने ज्यादा सेल की है नहीं. x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 है तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, बट नेसेसरीली नहीं बोल सकते क्योंकि x की वैल्यू कुड भी 0. अगर 0 हो गया तो 11 और 10 हो जाएगा, है ना. हो सकता है x की वैल्यू 1 है तो 10 एंड 10 हो जाएगा. दोनों कंडीशन में आंसर नहीं आ पाएगा, है ना. सो D4 सोल्ड मोर तो कैन बी और कैन नॉट बी. 100% ट्रू, 100% फॉल्स नहीं. D1 and D3 sold an equal number of ACs. D1 and D3, D3 ने 10 किया, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, ये तो इक्वल ही है ना. नेक्स्ट, D1 D3 together sold more AC compared to D2 D4 together. D1 D3 की अगर मैं वैल्यू करूं तो दिस इज, है ना. इन दोनों की अगर मैं वैल्यू करूं तो x का प्लस माइनस यानी कि मैं 4 ऐड कर सकती हूँ. जो 4 पे इन लोग खेल रहे हैं 4 ऐड कर सकते हैं, है ना. सो 20 प्लस 13 विल बी 33 प्लस 4 विल बी 37. सो इट सेज D1 D3 टुगेदर इज, ये ज्यादा, D इज फॉल्स, है ना. इन एनी ऑफ द वे इसका टोटल 27 जा रहा है, उसका 37 ही जाएगा क्योंकि वो 4 जो है, x जो है वो 4 की वैल्यू है या जो भी वैल्यू है, डिफरेंस इज 4, है ना. तो 4 तो डेफिनेटली D2 और D4 के पास ही आएगा, है ना. अब वो जिसके पास या बट के जाए या एक साथ जाए, इट कुड बी एनी मैनर, बट जाएगा. सो ऑप्शन डी इज डेफिनेटली फॉल्स. Coming to last question, I think this is the last question. If D3 and D4 sold an equal number of ACs, अगर D3 और D4 ने बराबर AC सेल किए, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 12 तो इसकी भी 12 होगी. तो इसकी 12 कैसे हो सकती है कि ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाए, 10, है ना. यानी कि शुड बी 1, राइट. अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे हो जाएगा
x, अच्छा 4 माइनस एक्स होना चाहिए था क्या? एक सेकेंड, अगर ये दोनों 12 हो गया तो ये 2 इसकी वैल्यू, अगर ये 10 हो गया हैज टू बी 15, है ना? तो x की वैल्यू हैज टू बी 1, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 3, है ना? नाउ गॉट द वैल्यू। नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय D2 ने नॉन इन्वर्टर कितनी बेची? 4 इधर बेची, इधर 1 बेची, बेची, ठीक है? आंसर हैज टू बी 5। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ेंगे एक बार? रीड द क्वेश्चन। एक सेकेंड में। Stations, ठीक है, in an area which are connected by streets as shown below। 4 teams है, T1, T2, T3, T4 patrol these streets continuously between to 12 hours each day। 9 बजे से 12 बजे तक वो कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करते हैं इन पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन पे, ठीक है? 30 minutes to cross a street connecting one station to another। यानी अगर मुझे A से C जाना है तो 30 मिनट लगेगा, C से A आना है तो 30 मिनट लगेगा, C से D जाना है तो 30 मिनट, D से E आना है तो 30 मिनट, लाइक दैट। मतलब फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन ट्रैवल टाइम इज 30 मिनट विथ द लाइन्स। जहाँ पे लाइन दिख रही है, मतलब मैं C से E पे नहीं जा सकती, दैट इज नॉट अ स्टेशन, है ना? तो मैं अगर E तक आना है तो आई विल गो इवन A से C फिर D फिर E, या तो A से E, है ना? बट अगर मैं हाँ A से डायरेक्टली दे सकते, बट अगर मुझे C से E आना है तो आई हैव टू गेट कनेक्टेड रूट। मैं डायरेक्टली नहीं आ सकती कि मैं डायगोनल पाथ, वो जैसे हम डायरेक्शंस में करते हैं जंगल झाड़ी पार करते हुए, ये पॉसिबल नहीं है ना? पुलिस वाले रोड चलेंगे, नो जंगल झाड़ियाँ, राइट? तो जितनी स्ट्रेट लाइन्स है दे कैन गो टू एंड फ्रॉम, है ना? A से C भी जा सकते हैं, C से A भी आ सकते हैं, है ना? बट C से A ही आ सकते हैं। मैं चाहूँ A से मैं D चले जाऊँ तो आई कैन नॉट, है ना? D अगर जाना है तो मैं वाया C जाऊंगी या वाया E जाऊंगी, राइट? ओके। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का 30 मिनट। तो अगर सपोज मुझे A से D जाना है तो इट विल टेक मिनिमम 1 आवर, है ना? क्योंकि वो वाया E आएगा या वाया C आएगा, है ना? तो मिनिमम उसको 1 घंटा लगेगा, A से C पहुंचने का आधा घंटा, C से D पहुंचने का आधा घंटा, लाइक दैट, ठीक है? ओके। 30 मिनट टू क्रॉस कनेक्टिंग अदर 4 स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन A। अरे चारों के चारों टीम स्टेशन ए ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड मस्ट रिटर्न टू स्टेशन ए बाय 12 आवर्स। अब 12 बजे इनको वापस स्टेशन ए पर भी पहुंचना है ना? मतलब इनकी सारी 11:30 से 12 बजे की जो रास्ता होनी चाहिए वो टूवर्ड्स ए होनी चाहिए। कहीं पर भी होंगे द रोड शुड बी टूवर्ड्स ए, है ना? तो 11:30 से 12 o'clock की जितनी भी मेरी पैसेज बनेगी, इट कैन बी लाइक B से A पे आ रहे हैं, C से A पे आ रहे हैं, E से A पे आ रहे हैं, F से A पे आ रहे हैं, लाइक दैट, है ना? सो इट हैज टू बी, जर्नी शुड बी फ्रॉम एनी पुलिस स्टेशन टू A, है ना? एंड 9 आवर्स पे सारी स्टेशंस जो है A से निकलेंगे, है ना? A से कोई B जा रहा होगा, कोई C जा रहा होगा, कोई E पे जा रहा होगा, कोई F पे जा रहा होगा,
है ना, so they must be traveling to different stations. Got the scenario? समझ में आया चीजें? They can also pass via station A at any point of their journey. Let's suppose एक स्टेशन है, कोई एक पुलिस A से गया C, अब उसको F जाना है, तो फिर वो A पे आए और फिर F जाए, that is possible. But end of the day उसको A पे आना है ना. They can pass through A. ऐसा नहीं है कि A पे आखिरी में आना है तो बीच में नहीं आ सकते. They can come back to A. अगर वो कनेक्टिंग स्टेशन कहीं पे भी पड़ रहा है तो, ठीक है. कुछ फैक्ट है, हम पढ़ते जाएंगे एंड है ना, रास्ते तो पड़े, इनको कहीं ना कहीं तो पहुंचाना ही है. हमें ये पता है कि 9 बजे ए से निकलेंगे और सब 12 बजे ए पे पहुंचेंगे, तो जो हमारे लिए आसान है उतना तो हम आसान कर ही लेते हैं अपने लिए, ठीक है. None of the street has more than one team traveling along it in any direction at any point in the time. अगर एक टाइम पे ए से कोई सी जा रहा है तो कोई और नहीं जाएगा. सिमिलरली अगर टीम 1 लेट सपोज ए से सी जा रही है तो टीम 4 सी से ए नहीं आ सकती, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर पासिंग ऑन द सेम रूट, है ना. तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसा आ जाए, या एक ऐसा जा रहा है पीछे पीछे दूसरा भी आ जाए, है ना. तो अगर एक रास्ते पे या एक स्टेशन बिटवीन द स्टेशन एक ही टीम चल सकती है. अगर ए से सी में टीम 1 चले गई, नो अदर टीम कैन गो इन रूट ए से, ठीक है. सो दे हैज टू टेक सम अदर रूट, ठीक है. टीम 2 and 3 are the only one in station. टीम 2 वो ई स्टेशन पे थी और टीम 3 जो थी वो स्टेशन डी पर थी, ठीक है. ओनली वन, और कोई ई पे नहीं पहुंचा था इधर उधर से घूम घाम के, ठीक है. नेक्स्ट, टीम 1 and टीम 3 are the only one in station E at 10:30. 10:30 पे 1 और 3 थे, यानी कि वो डी से ई पे आ गया, डी से ई पे पहुंच गया, वो कहीं से घूम फिर के ई पे पहुंचे, है ना. डेफिनेटली उसने डी से ई रास्ता नहीं लिया होगा, बट ई पे आने के लिए देयर आर सर्टेन मोर वेज. एफ से आ सकता है, वो ए से आ सकता है ना. तो किसी दूसरे रास्ते से, बट वो ई पे पहुंच गया, ठीक है. नेक्स्ट, ये हो गया. ओके. टीम 1 and टीम 4 are the only one in station B and E respectively at 11:30 पे. टीम 1 कहाँ पर है? बी पे, है ना. एंड टीम 4 कहाँ पर है? ई पे, है ना. तो ये बी से ए पे गया है, ये ई से ए पे गया है. ये आखिरी वाली जर्नी चल रही है इन लोग, है ना. लास्ट जर्नी, they are coming back. This is also done. Team 1 and Team 4 are the only one that patrol the street connecting AE. A और E के लिए सिर्फ यही है जो आ सकते हैं AE वाले कनेक्शन पे, और कोई नहीं जा सकता. मतलब अगर टीम 2 चाहे कि उसको A से एक यानी आधे घंटे के बाद 1 घंटे में उसको ई पहुंचना है ना. तो अगर उसको ई पहुंचना है ए से, तो उसके पास तरीका क्या था? या तो वो एफ जाके ई आता, एक तरीका ये था. दूसरा तरीका उसके पास क्या था ई आने का? और कोई ई आने का तरीका नहीं है? अरे वाह, मेरे डाउट में आंसर आ गया. चलो ठीक है. और क्या है? लेट्स सपोज 3 का देखते हैं, टीम 3 का. टीम 3, हाँ, टीम 3 में मेरी कंडीशन क्या दिख रही है? ठीक है, टीम 3 मुझे दिख रही है कि वो कैसे पहुंच गई है. ए से वो कहीं गया होगा, आई डोंट नो कहाँ. उसके बाद वो पहुंचा डी, ठीक है. ए से वो कहीं गया, अब वो कहाँ जा सकता है? ए से या तो वो ई जा सकता है और डी जा सकता
या दूसरा तरीका वो ए से सी जा सकता है और सी से डी जा सकता है, राइट। अगर मैं टीम 1 के लिए देखूं तो टीम 1 के लिए क्या है, टीम 1 भी ई तक पहुंचा है, टीम 1 एंड टीम 4, अच्छा ये 3 नहीं 4 है, अच्छा हो गया, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ टीम 4, टीम 4 नहीं टीम 3, टीम 3 का मुझे दिख रहा है कि ए आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो डी पहुंचा, ठीक है। तो उसके लिए रास्ता क्या था, वो ए से सी जाए फिर डी आए, पहला तरीका है ना। मतलब 9 से 9:30 पे पहुंचे वो सी पे और फिर 9:30 से 10 पे वो पहुंच जाए डी पे, फर्स्ट तरीका ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, वो ए से ई पे चला जाए और ई से वो डी पे चला जाए। लेकिन अभी एक स्टेटमेंट आया कि सिर्फ टीम 1 और टीम 4 जो है वो ए और ई पे जा सकते हैं, है ना। यानी कि टीम 3 जो है वो ए और ई रास्ते के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली जो टीम 3 होगी वो कैसे जाएगी, ए से सी, सी से डी, तो इसकी रास्ता डेफिनेटली यहाँ पे सी होनी चाहिए, है ना, ऐसा ही होगा। नाउ अब लेट्स सी टीम 1, टीम 1 क्या हुआ, ए से वो कहीं गया, 2 स्टेशन बाद वो पहुंचा है ई, ठीक है ना। उसके पास तरीका क्या हो सकता है, वो ए से सी चला जाए, सी से डी चला जाए, डी से फिर ई पे आ जाए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ए सी रूट पे तो ऑलरेडी ये निकल चुका था टीम 3। नाउ आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि टीम 1 भी ए सी रूट पे ही चलेगा, तो उसके लिए ये ए सी रूट तो बंद हो गया भाई, है ना। अब दूसरा तरीका क्या है उसके पास, ए से वो कहाँ चला जाए, बी चला जाए, बी से फिर वो ए आ जाए। नाउ इट टुक आधा 1 घंटा, है ना। ए से वो गया यहाँ पे बी, बी से फिर आ गया ए और फिर ए से वो आ गया ई, दैट इज पॉसिबल। हाँ अपन देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब अगर मैं रास्ते देखूं तो पहले जो रास्ते थे मेरे को ए से बी नजर आ गया, ए से एफ नजर आ गया, दैट्स अ ओनली प्रेडिक्शन, है ना। ए से सी नजर आ गया, अभी भी ए से ई कोई नहीं गया, है ना। अब देखो ए और ई रास्ते के लिए सिर्फ 2 ही लोग एलिजिबल है, या तो टीम 1 या तो टीम 4, है ना। तो टीम 4 को अपन ए ई रूट पे भेज सकते हैं, है ना। सो ए ई रूट पे हम भेज देते हैं टीम 4 को। अब एक लास्ट स्टेटमेंट बचा, उसको और पढ़ लेते हैं फिर पूरी कहानी करेंगे। टीम 4 नेवर पासेस थ्रू बी डी एफ, टीम 4 जो कि ई के लिए निकली है वो कभी भी बी नहीं जा सकती, वो कभी भी डी नहीं जा सकती, वो कभी भी एफ नहीं जा सकती, ठीक है। तो टीम 4 के लिए पास रास्ता ही 2 है, वो या तो ई जाए या तो सी जाए, और कोई उसके पास जगह ही नहीं है ना। आखिरी में वो ई से ए आया है, शुरू में ए से ई गया है, तो अब वापस इसको ए भेज दें क्योंकि उसके लिए रास्ता डी खुला ही नहीं है ना। भाई वो ई में बैठा है, ए से ई गया, अब ई से वो कहाँ जा सकता है, ए वापस। अब उसके पास ऑप्शन था कि वो ए से ई आ जाए, बट ऑलरेडी टेकन बाय टीम 1, तो वो चला जाएगा कहाँ पर, सी में, है ना। अब वो कहाँ चला गया, अब वो सी पे चला गया, ठीक है। नाउ अब सी से फिर उसको ए वापस आना है ना। अब वो फिर ए वापस आ गया, फिर वो ई गया और फिर वापस ए चला गया। तो टीम 4 की तो कैटेगरी जाए, क्योंकि उसके पास रास्ते ही 2 स्टेशन ही बचे थे, तो वो सी पे नाचेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, राइट। सो दिस इज डन टीम 4। चलो बहुत अच्छा है, ऐसे और लोगों के लिए भी बंद कर देते, हमारे लिए आसान हो जाता। लेट्स स्टार्ट विथ टीम 1, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है, इसको सॉल्व करना बाकी सबसे थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। अब स्टार्टिंग विथ टीम 1, टीम 1 सबसे पहले कहाँ गया, ए से वो बी गया, फिर बी से वो
ए आया, फिर ए से वो ई चला गया, ठीक है। अब ई से उसको कहीं जाना है, सो द ओनली ऑप्शन इज ए, वापस वो ए पहुंच जाए, है ना, फिर वो बी चला जाएगा और फिर वो ए आ जाएगा, है ना। सो टीम 1 इज ऑल्सो डन, ठीक है। अब हम आते हैं टीम 3 देख लेते हैं। चलो देखो, अगर मैं लास्ट का फिल करने की कोशिश करूं, क्योंकि लास्ट फिल करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि हमारे पास 4 ही रास्ते ए पे आने के लिए। ए पे आने के लिए बी वाला रास्ता तो आ चुका है और ई वाला रास्ता भी आ चुका है ना। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे, एक सी और एक एफ, है ना। सो हम ऑप्शन रखते हैं, या तो सी से यहाँ आएगा तो एफ इधर आ जाएगा, इफ नॉट तो एफ इधर आएगा, सी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब टीम 3 को बनाना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, राइट। लेट्स सी टीम 3। अगर टीम 3 मैं मान लूं कि एफ से ए गया है, ठीक है। टीम 3 जो है, पहली प्रेडिक्शन एफ से ए गया है ना। इसके पहले वो कहाँ कहाँ जा चुका है? पहला रास्ता उसका ए से सी पे था, फिर दूसरा रास्ता उसका सी से डी के लिए था, फिर तीसरा रास्ता उसका डी से ई के लिए था, ठीक है। अब ई से एफ जा सकता है अगर मैं प्रेडिक्शन करूं, तो चौथा रास्ता उसका ये होना चाहिए, सो दैट फिफ्थ रास्ता शुड बी दिस। एक कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट कुड बी द सेकेंड कंडीशन। क्यों? देखो, पहला 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11:30। हाँ, अच्छा मेरा मार्कर भी चेंज कर दिया, एक सेकेंड, मैंने कुछ क्या गड़बड़ किया। पहला ए से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, हाँ ठीक है, ठीक है। ई से मुझे कहीं एक जगह जाना, डेफिनेटली ई कैन नॉट गो टू ए, उसका रास्ता ए नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि कंडीशन क्या है कि अगर ए और सी रूट पे, सॉरी ए और ई रूट पे घूमना है, तो वो सिर्फ टीम 1 और टीम 4 जा सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टीम 3, है ना। तो अगर मैं ई से सोचूं कि मुझे किसी एक पाथ पे जाना है, ठीक है, टू रीच एफ, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एफ जाने के लिए या तो मैं क्या करूं, फिर ए जाऊं, फिर मैं एफ जाऊं और फिर वापस मैं ए आऊं, देन इट इज पॉसिबल कि मैं ए से ई जाऊं। दैट इज नॉट गोइंग टू बी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए और ई रूट वो ले नहीं सकता, उसके लिए ये पॉसिबल रूट नहीं है, या उसके लिए एलिजिबल रूट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से ये खत्म, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ एफ का प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। अब सी के प्रेडिक्शन में हम आते हैं। अगर मैं सी के प्रेडिक्शन में आऊँ, नाउ आई हैव रीच्ड थर्ड रूट पे ई, ठीक है। पहले सी पहुंचे, फिर डी पहुंचे, फिर ई पहुंचे। अब मुझे वाया सी पहुंचना है, कोई एक स्टेशन के बाद मुझे सी पहुंचना है। नाउ दिस इज इजी, मैं यहाँ से वापस चले जाऊँ 4th, फिर मैं यहाँ चले जाऊँ 5th, और फिर मैं वापस आ जाऊँ, दिस विल बी 6th। तो दिस इज पॉसिबल, सो आई कैन से ये सी है और ये एफ है, राइट। और ये सी है, इसके पहले ये है, वी आर डन विथ टीम 3, ठीक है। अब क्योंकि टीम 3 कैटेगराइज हो गई, नाउ टीम टी वुड बी मोर इजी टू सॉल्व, ठीक है। पहली रास्ता मैंने ए से एफ के लिए लिया फर्स्ट, फिर ई से मैंने सी के लिए लिया सेकेंड, लास्ट मुझे रास्ता जो लेना है ये होना चाहिए। सो मैं कहीं पर भी ट्रैवल करूं, आखिरी में मुझे एफ पहुंचना है, ठीक है।
अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ई से कोई भी रास्ते पे निकल नहीं रहा है ना, लेकिन मैं ई से डी नहीं जा सकती बिकॉज डी से ई कोई एक जन आ रहा है। तो मेरे पास ये वाले रास्ते से मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि मैं डी टू ई जाऊं, बिकॉज डी टू ई ऑलरेडी एक पर्सन आ रहा है, दैट इज टीम 3, है ना। सो डी ई मेरे लिए अवेलेबल नहीं है ना। सो अब मैं किधर जा सकती हूँ, वापस मैं ए पे भी नहीं आ सकती क्योंकि आई एम नॉट एलिजिबल टू गो इन रूट ए ई बिकॉज आई एम टीम 4, वो सिर्फ टीम 1 और टीम 4 के लिए एलिजिबल है। अब क्या हो सकता है, वापस वो एफ पे चला जाए, है ना, वापस हम एफ रूट पे भेज दें क्योंकि ये वाला रूट उसके लिए भरा है। अब ई से 2 ही रोड निकल रहे थे, या तो ए या तो डी, डी में वो जा नहीं सकता, ए के लिए वो एलिजिबल नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली इट विल गो टू एफ, ठीक है। अब एफ से वो किधर आ जाए, एफ से वो कहीं जाए सो डेट वापस वो एफ पे आ सके। तो एफ से वो ए पे भी जा सकता है, वो एफ से वो ई पे भी जा सकता है, उसके लिए दोनों रूट एलिजिबल है ना। तो वो बोथ आर एलिजिबल टू हिम, है ना। अगर वो एफ से ए पे जाएगा दैट इज ऑल्सो गुड, वापस एफ पे आके फिर ए पे जा सकता है। अगर वो एफ की जगह ई पे गया तो ई से फिर एफ आके फिर ए जा सकता है। बोथ रूट आर एलिजिबल क्योंकि और कोई उस रूट पे ट्रैवल नहीं कर रहा है, राइट। एफ एंड ई रूट, हाँ तो एक रोड पे नहीं ट्रैवल कर रहे ना, वो तो आधे घंटे बाद जा रहे हैं ना। जैसे हमने बोला कि ईडी रूट एलिजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि डी से ई पे कोई आ रहा है, तो हमने वो वैसे ही वो रूट कैंसिल है। लेकिन अभी देख ये ए से बी में जा रहा है तो यहाँ से वो बी पे नहीं जा, देखो कोई भी ए टू एफ या एफ टू ए ट्रैवल नहीं कर रहा है इस पूरे रूट पे। देखो कोई ए से एफ जा रहा है ना कोई एफ से ए आ रहा है, दैट रूट इज नॉट एलिजिबल। ना कोई ए से ई में जा रहा है ना कोई ई से ए में जा रहा है, तो जो वेकेंट रूट है उसमें नाच सकते हैं। सो दिस विल बी द फंडामेंटली करेक्ट, है ना। तो जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो सारी करके नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस में हमें करना क्या, हमें स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को मिनिमाइज करना होगा। जो गिवन है पहले फटाक से लिख दो, उसके बाद कि कौन कौन सी कंडीशन एलिमिनेट की गई है उसको दिमाग में एलिमिनेट करके रखो या लिख के रख लो। जैसे मैंने लिखा था कि ए ई रूट सिर्फ ये दोनों के लिए एलिजिबल है, तो और किसी के लिए बात होगी तो हम ध्यान ही नहीं देंगे, राइट। Coming to the first question, which one among the following station is visited the largest number of time? कौन सा स्टेशन सबसे ज्यादा है, देखो ए तो ऑप्शन में नहीं है ना। नाउ लेट्स सी सी, सी कितने बार है, 1 2 3, तो स्टेशन सी 3 बार आया है ना। 2 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, या तो 5 या तो, क्योंकि ए और ई एक ऑप्शन में है, ठीक है। डी, हाउ मेनी टाइम्स डी हैज टेकन, डी इज 1 2 टाइम्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स एफ इज देयर, 1, सो डेफिनेटली स्टेशन ई 5 या 6 दोनों ही बड़ा है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डे, बी में कितने बार गए, 1 टाइम 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तो मैक्सिमम या टोटल 2 बार ही स्टेशन बी को क्रॉस किया है ना। Which team patrols the street connecting D and E at 10:15? 10:15 यानी कि डी ई पे जो जा रहा है इसके बीच में, है ना, that is team 3, so answer will be option D. How many times does team 4 passes through station E? 1 time, 2 times, so answer should be 2.
Okay. Next. How many teams passes through station C in a day? 1, 2, 3. 3 times. Right? 3 ही है ना, और कहीं तो नहीं है. थर्ड सेट 2 हो गए, 2 बच्चे. ठीक है, थोड़ा टाइम हो जाएगा. चलो. स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. कोई एक कोचिंग क्लास है जिसमें कुछ बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रखे, कुछ बच्चे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया. बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. इफ देयर इज अ कैंडिडेट बाय नेम ए, तो अगर वो ए नाम का कैंडिडेट है, या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा या तो ऑफलाइन का होगा. वो दोनों के लिए रजिस्टर नहीं किया होगा. ठीक है. टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर इज सम ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, है ना, क्योंकि अलग अलग है तो दोनों को टोटल करके क्या लिखा है. पर्टेन ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द 5 month जनवरी टू मे इन 2000 एंड कुछ वैल्यूज टोटल लिखी हुई है. 5 महीने में कितने बच्चे आए या 5 महीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज मुझे निकालनी है. ऑनलाइन के मिनिमम 40, किसी भी मंथ का रजिस्ट्रेशन मिनिमम 40 है, मैक्सिमम मेरे पास 100 है, और मीडियन वैल्यू इज 80. व्हाट इज मीडियन? बीच का, है ना. अगर मैं सारी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दूं तो जो सेंटर वैल्यू आएगी, या मैं कहूं कि जो थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, दैट विल बी द मीडियन वैल्यू. क्योंकि 5 महीने हैं तो इट विल बी इजी. ओके. फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन इन एवरी मंथ. चलो हम पढ़ते जाएंगे और बनाते भी जाएंगे. ठीक है. नाउ वी हैव टू कंसीडर द कंडीशन. मुझे ये पता है मिनिमम का जो टोटल होना चाहिए, जहां पर भी सबसे कम रजिस्ट्रेशन होगा की वैल्यू 1+ होगी मिनिमम. मतलब किसी भी महीने का टोटल लेस देन 110 नहीं हो सकता. मिनिमम वैल्यू किसी भी महीने का शुड बी 110, उससे कम नहीं हो सकता. मैक्सिमम वैल्यू इज 130, है ना. और अगर मैं सारी वैल्यूज का मीडियन निकालूं टोटल, लेट सपोज जनवरी का अगर यहाँ पे मेरी वैल्यू का टोटल आ गया 110, 120, 25, तो मीडियन शुड बी 120. मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो टोटल का मीडियन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 120. ठीक है. ये 80 + 50 120 नहीं होता है, 130 होता है ना. तो जिसने अगर ऐसा सोच लिया कि उसने मीडियन का टोटल का मीडियन बताया है, नंबर्स का मीडियन बताया है, मिनिमम का टोटल बताया है, मैक्सिमम का टोटल बताया है, और मीडियन वैल्यूज बताई है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पहला, in every month both online and offline registration multiple of 10. now it becomes easy. कोई भी वैल्यू 10 यानी कि जो भी टोटल आएगा वो जीरोज में ही आएगा. 125, 122, 121 इस टाइप का टोटल नहीं आएगा. जो भी वैल्यूज आएगी वो जीरो में, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 10 है. 20, 30, 80 इस टाइप की वैल्यूज मिलेगी. In January the number of online registration was twice the offline registration was twice the online registration. जनवरी में ये 2x है, ये x है, राइट. अगर ये 2y है तो ये y है. ठीक है. ओके. द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च was same as the number of offline registration in February. Number of online registration in March, ठीक है, was same as the offline registration of February. These two are equal.
द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज द लार्जेस्ट इन मे का क्या ऑनलाइन, ये वैल्यू लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है ऑनलाइन की 100, तो ये 100 होगी, लार्जेस्ट यही हो सकती है, हमको तो पता है लार्जेस्ट क्या है, ठीक है। नाउ कमिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्ट, देखो ऑनलाइन का मिनिमम क्या हो सकता है 40 है ना, तो अगर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन देखूं, ठीक है, अगर इसका मैं मिनिमम देखूं 40 x की वैल्यू, अगर मैं ऑनलाइन की वैल्यू अगर मैं इसको कर दूं, है ना, वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये 50 और ये 100, क्योंकि ऑफलाइन की वैल्यू कैन बी 100 एज वेल, नहीं लेकिन ऑफलाइन की मैक्सिमम कुड नॉट बी 100, सो नाउ वी गॉट द वैल्यू, है ना, कि ये अगर 40 होगी तो ये 80 हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑफलाइन कुड नॉट बी मोर देन 80। यस, अप्रैल की वैल्यू देखो, ऑफलाइन की वैल्यू कुड नॉट बी मोर देन 30, ठीक है, तो अगर मैं कंसीडर कर लूं कि ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये वैल्यू 60 हो जाएगी। हाँ, मैं उसी से आगे बढ़ रही हूँ, मिनिमम में क्या रख सकती हूँ 30, उससे ज्यादा मैं क्या रख सकती हूँ कि ये 40 हो जाए, ये 80 हो जाए, और क्या रख सकती हूँ ये 50 हो जाए, ये 100 हो जाए, बट दिस 100 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ ऑनलाइन लार्जेस्ट इन मे, अगर मे में लार्जेस्ट है तो 2 में लार्जेस्ट नहीं हो सकता, फिर मे अप्रैल एंड मे बोलता, है ना, यानी कि ये 150 इज नॉट पॉसिबल। नाउ 30 एंड 60 करूं, ठीक है, तो 30 + 60 बिकम्स, बट मिनिमम टोटल कम से कम 110 होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि टोटल का लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है 110, है ना, तो अगर मैं 30 60 प्रेडिक्ट करूं तो टोटल विल बी 90 एंड 90 कुड नॉट बी द टोटल का लोएस्ट वैल्यू, तो 30 और 60 भी गया, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली एंड 80, टोटल इज 120, यहाँ पे भी टोटल आ गया 120, राइट, यस नो, ओके, चलिए अब मेरे पास लार्जेस्ट टोटल क्या हो सकता है 130, मैक्सिमम टोटल, है ना, एंड ऑफलाइन की मिनिमम वैल्यू मेरी 30 हो सकती है, तो मैं इसको 30 रख लूं, इससे कम मैं वैल्यू प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकती, तो दिस वैल्यू, क्योंकि अगर इससे कम रख नहीं सकते, मैं 20 प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, है ना, सो मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी हो गई 130 एंड आई कैन नॉट प्रेडिक्ट वैल्यू मोर देन 130, है ना, क्योंकि 40 रखूंगी तो वैल्यू 130 हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल टोटल इज 130, राइट, सो वी कुछ वैल्यूज तो डायरेक्टली, अब पूरी मेहनत हमको करनी है WW के लिए, एक बार WW आ गया तो सब हो जाएगा, है ना, अब मेरी कोई एक वैल्यू है जो 110 तो होनी ही चाहिए, मस्ट बी देयर, ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन आते हैं मीडियन वैल्यूज के लिए, देखो अभी तक मीडियन मेरे पास ना 80 तो आ गया, 50 अभी तक आया नहीं है ऑफलाइन के लिए, है ना, एंड मीडियन इज 50, है ना, अब अगर मैं ऑफलाइन वैल्यूज को अगर मैं अरेंज करूं तो लोएस्ट इज 30, 40, थर्ड वैल्यू हैज टू बी 50, है ना, तो फोर्थ वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, थर्ड वैल्यू मुझे 50 रखना पड़ेगा और उसकी अगली वैल्यू हैज टू बी मोर देन 50, तभी तो वो अरेंजमेंट के हिसाब से 50 विल बी द मीडियन वैल्यू, राइट, सो लेट प्रेडिक्ट कि अगर मैं यहाँ 50 रख लूं, एक तरीका, ठीक है, अब ये वैल्यू कैन बी इक्वल टू 50 और मोर देन 50, है ना, मेरी वैल्यू इक्वल टू 50 भी हो सकती है, मोर देन 50 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर 50 होगा तो भी अरेंजमेंट के हिसाब से मीडियन 50 ही आ जाएगा, लेकिन 50 से कम नहीं हो सकता, हैज टू बी इक्वल टू 50 और लेस देन 80,
और इक्वल टू 80, 80 भी हो सकता है, मतलब W की वैल्यू 50 to 80 के एडिट करूँ, लेकिन पुटिंग अ कंडीशन अभी तक मेरा 110 अभी तक नहीं आया है ना, लेकिन मेरा 120 ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरी इसके ऊपर की जो भी वैल्यू होनी चाहिए है ना, क्योंकि मेरे 130 आ चुका है ना, तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, वो दोनों में एक हो सकता है 130 से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इक्वल टू 130 हो सकता है ना। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं वैल्यू कैसे रख सकती हूँ, कोई एक वैल्यू 120, 120, 130, 130, दैट इज पॉसिबल। इन दैट सिनेरियो 120 विल बी द मीडियन वैल्यू, है ना। और क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 120, 120, 130 दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं मान लूँ कि ये मीडियन वैल्यू है ना, और इसकी लोएस्ट वैल्यू जो है वो 110, इस कंडीशन में 110 है ना, 110, और यहाँ पे कोई एक वैल्यू कुड बी 110, कुड बी 120, दो कंडीशन हम कंसीडर कर सकते हैं टू गेट 120 एज ए मीडियन, क्योंकि मेरे लिए ये कंपल्सरी है कि मुझे 120 मीडियन लेकर आना ही है। तो 120 मीडियन तभी आएगा या तो मैं आगे की दो वैल्यू 120 से कम कर दूं, यानी कि 110 कर दूं, या तो मैं लास्ट वाली वैल्यू को 130 कर दूं और पहली वाली को 110 कर दूं, देन इट इज पॉसिबल, क्योंकि वैल्यू तो तीन ही आएगी, 110, 120, 130, टोटल तो यही हो सकता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल यहाँ पे क्या आ सकता है, इधर 110, 120 या 130, ठीक है। अब अगर मैं इसको 50 प्रेडिक्ट करती हूँ, ठीक है, नाउ व्हाट कुड बी द वैल्यू, अगर मैं, चलो अब अगर मैं 110 और इसके लिए 50 रखती हूँ, है ना, तो इस कंडीशन में ये वैल्यू आ गई 60, ठीक है। अगर ये 60 आएगा तो मुझे ये वैल्यू भी 60 रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है ना भाई, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ये बराबर है। अब क्योंकि ये 110 आ चुका है, ये भी 110 आ सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इसको अगर 110 बनाना है तो इसको मुझे 50 करना पड़ेगा। अब हम आते हैं थोड़े लार्जर एस्पेक्ट पे, 120 पे। अगर 120 करना है, ठीक है, तो मैं प्रेडिक्ट अगर इसको 50 ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब मेरे 120 के लिए 70 है ना, अगर मैंने इसको 70 किया तो ये ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा, और अगर ये 70 होगा तो ये वैल्यू विल बी 50, ठीक है। उसके बाद अपन मीडियन पे आ जाएंगे, लेट्स डू दिस, ठीक है। आखिरी वैल्यू हम रखते हैं 130, पुटिंग द वैल्यू, ये 50 है ना, टू बी 80, ठीक है। अब अगर ये 80 तो दिस हैज टू बी 50 टू गेट 130, राइट, यही हो रहा है। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, मेरी ये वैल्यू 50 आई हर बार, तो अगर मैं इसका मीडियन निकालूं तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, 40, 50, इसमें से कोई एक वैल्यू मीडियन हो जाएगी, 80, 100, है ना। अब उस कंडीशन में 80 सिर्फ इसी कंडीशन में आ रहा है, बाकी सब में तो मीडियन चला जा रहा है। 60 एंड 70 वाली कंडीशन में मीडियन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मीडियन भी रखना है, तो ये दोनों खत्म हो जा रहा है। अगर ये खत्म होगा तो उसके साथ ये भी खत्म होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको 50 प्रेडिक्ट करूं तो ये दोनों को 80, 80 प्रेडिक्ट करना ही पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा मेरे लिए। बट ये दोनों 130 हो जाएगा तो मेरा मीडियन हिल गया और कोई वैल्यू 110 पे नहीं पहुंची, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। चलिए, प्रेडिक्टिंग वैल्यूज है ना, हम ये प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि अगर मुझे एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू बड़ी चाहिए, मतलब अगर मैं 130, 130 या दो वैल्यू सेम रखना चाहूँ तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब मुझे रखना है एक वैल्यू 110, एक वैल्यू रखनी है 130, देन ओनली द कंडीशन कैन गिव द आंसर,
है ना। अब अगर मैं इसको 110 मानूं और 30, ठीक है, पुटिंग अ कंडीशन कि मेरे पास मीडियन जो है वो ऑनलाइन का 80 भी आना चाहिए। अभी तक मेरे पास 100 आ चुका है, ठीक है, 180 इज अवेलेबल, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू मतलब थर्ड लार्जेस्ट हैज टू बी 80, कोई एक वैल्यू 80 होना ही पड़ेगा आउट ऑफ दीज टू भाई, तब तो तीसरी वैल्यू मेरे, है ना, मुझे मीडियन वैल्यू 80 चाहिए। आई गॉट लार्जेस्ट, आई गॉट सेकेंड लार्जेस्ट, बट मीडियन तो थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड वैल्यू होगी, राइट। तो थर्ड वैल्यू हैज टू बी 80, वो वैल्यू भी 80 होना ही चाहिए, देन ओनली आई कैन गेट द आंसर। तो आउट ऑफ दीज टू वन हैज टू बी 80, ठीक है, को 80 प्रेडिक्ट कर लूं, ठीक है। तो ये 110 बनने के लिए क्या हो जाएगा, 80 प्लस 30 विल बिकम 110। 30 ऑफलाइन में पॉसिबल है, यस, फिर उस कंडीशन में ये भी 30 हो जाएगा, तो इसको 100 करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑनलाइन की वैल्यू हैज टू बी, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 80, यानी कि ये यहाँ पे 80 तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, है ना। अगर मैं यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती तो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन जो बचा वो यही होगा 80, है ना। अब अगर ये 80 है तो इसको 110 अगर लेके आना है तो आई कैन प्रेडिक्ट 30, मैं 30 सोच सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं 80 लेना ही पड़ेगा अगर इसको 80 लिया है ना। नाउ आई हैव टू वैल्यूज, इसके लिए मैं 110 भी ले सकती हूँ, इसके लिए 130 भी ले सकती हूँ। चलिए 110 अगर मुझे लेना है, अगर 50, क्यों नहीं, हाँ इसीलिए तो आ रही हूँ ना दूसरी वैल्यू पे, ठीक है। अगर मैं इसको 110 प्रेडिक्ट कर रही हूँ, एक तरीका ये है, दूसरा मैं 130 प्रेडिक्ट कर लूँ, 130 प्रेडिक्ट करूँ तो ये 50 होगा, ठीक है। अब अगर मैं मीडियन वैल्यू पे आऊँ तो मुझे मीडियन 50 चाहिए, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे 50 नहीं आया था तो मुझे ये वाला 50 तो चाहिए, देन ओनली आई विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो डेफिनेटली दिस इज 50, दिस इज 80 एंड दिस इज 130 होगा पॉसिबल एक, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इसको 110 प्रेडिक्ट करना है, फिर लोचा 30 नहीं आ सकता क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू तो 40 है, राइट। सो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस वैल्यू 130, नहीं आ सकता। ये 50 तो सही हो रहा है या ये भी गड़बड़ हो रहा है नहीं पता। लेट्स डू फ्रंट, इस 50 रख, ठीक है, 30 पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नाउ वी 10 इधर 110 यानी कि दिस इज 60, so this has to be 130, this will be 80. Now median value 80, yes. Are we getting 50 as median value? Yes. Are we getting 120 as median value? Yes. Are we getting lowest total is 110? Yes. Are we getting highest total is 130? Yes. Now we have done all the scenarios. तो वो हिट एंड ट्रायल, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नंबर्स रख रख के आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। एज आई सेड कि 30 to 80 का रेंज था, तो हमको 50 to 80 का, तो 50, 80, 60 सब ट्राई करना था। सो दैट्स व्हाई वी हैव डन ऑल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तुम पूरे चलिए, नाउ क्वेश्चंस। What was the total number of registrations in April? Now the questions are pretty easy. 120. What was the total number of online registration in January? January में online registration is 40. 120 and 40. Which of the following statement can be true? The number of offline registration was smallest in May. Offline registration
सबसे छोटा मई में है, यस ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज स्मॉलेस्ट इन फेब्रुवरी, नहीं ये फॉल्स है, तो ओनली 1, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट मार्च में आ रहा, राइट, सो आंसर शुड बी ओनली 1. What best can be concluded about the number of offline registration in February? February के offline registration कितने हैं? Surely 50. देखो उसने भी रेंज रख दिया है. Next, which pair of month definitely has same number total? January and April. कौन सा वाला चाहिए? Total ही ना. जनवरी अप्रैल का टोटल सेम है, देखो 120 एंड 120, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है. फेब्रुवरी एंड मई 130 130, ये भी ट्रू है, बोथ 1 and 2. नहीं करना पक्का? तो जाओ, मैं क्योंकि अपना रिकॉर्डिंग कंप्लीट करूंगी, मैं खाली क्लास को पढ़ाऊंगी. नहीं, मैं क्योंकि दोबारा मेरे को पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है. Those who want to leave have 2 minutes with them. जल्दी 2 मिनट दो, चला गया, उसके बाद फिर मैं रोक दूंगी. आंसर करूं? Should I answer your question? Done? Start करूं? Okay. There are only 3 female students, Amla, Kohli and Rini, and only 3 male students, Biman, Matthew and Shan in the course. 3 लड़के एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ठीक है. द कोर्स इवेल्युएशन कंपोनेंट, अ प्रोजेक्ट एंड अ टेस्ट, है ना. तो इवेल्युएशन 2 कंपोनेंट्स पे होगा, एक उनका कोई टेस्ट हो रहा है और एक उनका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है. उन दोनों कंपोनेंट्स पे उनको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. द एग्रीगेट स्कोर इज द वेटेड एवरेज. दोनों कंपोनेंट्स का कुछ एक वेटेज निकाला जाएगा और उससे उनका एक with the weightage being positive and adding to 1, ठीक है. तो वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी एग्रीगेट की. एंड एडिंग टू 1 मतलब वैल्यू 1 के फॉर्म पे होगी, मतलब अगर इसकी वैल्यू x है तो ये x प्लस 1 का वेटेज होगा, लाइक दैट, है ना. जो वेटेज का सिस्टम होगा, अगर इसकी वैल्यू x वेटेज पे है तो अगले की x प्लस 1 का वेटेज होगा, लाइक दैट, ठीक है. मतलब जो वेट जाएगा, बोल रहा है ना कि टेस्ट और प्रोजेक्ट 2 है, उनका एग्रीगेट निकालना है. तो एग्रीगेट कैसे निकलेगा? अगर इसका वेटेज x है तो इसका वेटेज x प्लस 1 होगा, है ना. कंपोनेंट जो होगा उसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है. द प्रोजेक्ट आर डन इन ग्रुप ऑफ 2 विथ ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फीमेल एंड अ मेल स्टूडेंट. तो जो प्रोजेक्ट होगा वो 2 बच्चों का एक साथ होगा. लेट्स सपोज अमला और बिमन एक साथ एक प्रोजेक्ट पे है ना. तो जो अमला को स्कोर मिलेगा वही बिमन को भी मिलेगा, राइट. एंड प्रोजेक्ट्स में जो ग्रुपिंग हो रही है वो कैसा हो रहा है? एक मेल और एक फीमेल ग्रुपिंग, है ना. 2 मेल या 2 फीमेल नहीं हो सकते, सो देयर शुड बी 3 ग्रुप्स ऑफ 1 मेल एंड 1 फीमेल ईच, ठीक है. बोथ द ग्रुप मेंबर ऑफ सेम स्कोर इन प्रोजेक्ट, है ना.
तो अगर एक को 10 मिला तो दूसरे को भी 10 मिलेगा, एक को तो दूसरे को भी 11। फॉलोइंग एडिशन इन द प्रोजेक्ट इन द टेस्ट, उनके स्कोर जो आ रहे हैं प्रोजेक्ट और टेस्ट में उसके हैं। Okay. So पहली कंडीशन इट इज given that the minimum, maximum and average of both project, ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट का जो एवरेज आएगा, ठीक है, द मिनिमम, मैक्सिमम एंड द एवरेज ऑफ बोथ प्रोजेक्ट इन टेस्ट स्कोर वर आइडेंटिकल, ठीक है। अगर मिनिमम स्कोर देखा जाए किसी भी बच्चे को टेस्ट में जो मिलेगा, मिनिमम कितना मिलेगा 40, चाहे वो टेस्ट में मिल रहा हो या प्रोजेक्ट में मिल रहा हो, ठीक है। जो आएगा किसी भी बच्चे का, यानी कि दोनों का एवरेज किस कंसीडर किया गया है, बोथ प्रोजेक्ट एंड टेस्ट स्कोर, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लस टेस्ट डिवाइडेड बाय 2 दैट बिकम्स एवरेज। लेकिन एवरेज जो वैल्यू है वो एग्रीगेट वैल्यू होगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि उसने बोला है एग्रीगेट वेटेज के थ्रू हो रहा है ना, तो एग्रीगेट अलग है, एवरेज अलग है, ठीक है। सो मैं ये कह सकती हूँ किसी भी वैल्यू का डबल करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, या प्रोजेक्ट और टेस्ट का स्कोर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, इट कुड बी 60, ठीक है। स्कोर में मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है 80, एवरेज हो सकता है 60 और मिनिमम स्कोर हो सकते हैं 40। सिमिलरली गोज फॉर प्रोजेक्ट एज वेल, है ना, दैट इज रिटर्न इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, फॉर्मेट में रख दिया आगे बनाने के लिए। पहला The test score of student were all multiples of 10। अब जो भी स्कोर होगा वो 10 के मल्टीपल पे होगा, है ना। डेफिनेटली जो भी स्कोर होगा वो मिनिमम स्कोरिंग इज 40, तो 40, 50, 60, 70, 80 मैक्सिमम वहीं तक नंबर आ सकते हैं, है ना। इट कुड बी रिपीटेड ऑर्डर, है ना, हो सकता है 2 लोगों को 60 मिल गया, 2 लोग को 70 मिल गया, दैट इज पॉसिबल, है ना। लेकिन जो भी स्कोर होगा वो 0 वाले होंगे, मल्टीपल ऑफ 10 होंगे। 4 of them were distinct and remaining 2 were equal to the average test score। 4 तो अलग है, ठीक है, लेकिन 2 के टेस्ट स्कोर इक्वल है, 60, 60 40 होगा और ये 80 होगा। इतना तो श्योर है ना कि मिनिमम एक को किसी को तो मिल ही रहा होगा, तो एक स्कोर जो होगा वो 40 होगा, एक स्कोर जो होगा वो 80 होगा, 2 को एवरेज स्कोर मिल रहे हैं, है ना। These 4 scores are डिस्टिंक्ट, है ना, और बाकी के जो 2 हैं वो एवरेज है, यानी कि एवरेज भी किसी को नहीं मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं देखूं 40, मेरे पास स्कोर ही कितने होते हैं, 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, 70 होता है और 80 होता है। 80 खत्म, 60 खत्म, 40 खत्म, तो बचा क्या 50 एंड 70। एक किसी स्टूडेंट को 50 मिलेगा, एक किसी स्टूडेंट को 70 मिलेगा। अब वो किसको ये नहीं पता, हमको स्कोर्स तो पता चल चुके हैं कि शुड बी द स्कोर्स, राइट, है ना। सो टेस्ट स्कोर जो होंगे वो डेफिनेटली यही होंगे 40, 50, 60, 60, 70, 80, है ना। स्कोर्स पता है बट नाम नहीं पता, ठीक है। नाउ स्कोर इन प्रोजेक्ट वाज डबल दैट ऑफ कोहली इन सेम, ठीक है। अब देखो यही है डबल, 40 और 80। एक स्कोर हो सकता है, या तो देखो प्रोजेक्ट में 3 ही स्कोर मिल सकते हैं, 40, 60 और 80, क्योंकि प्रोजेक्ट तो ग्रुप में हो रहा है ना। तो किसी एक ग्रुप को 40 का स्कोर मिल रहा होगा, किसी एक ग्रुप को 60 का स्कोर मिल रहा होगा और किसी एक ग्रुप को 80 का स्कोर मिल रहा होगा। ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि प्रोजेक्ट 3 ही ग्रुप में बन रहा है, तो देयर इज ओनली 3 ग्रुप्स इन बिटवीन 6 पीपल, राइट। तो ये तो पता चल गया कि स्कोर जो होंगे प्रोजेक्ट के वो ये 3 ही होंगे, ठीक है। अब मुझे ये भी कहा जा रहा है कि अमल स्कोर इन प्रोजेक्ट वाज डबल, तो अमल का स्कोर जो है वो प्रोजेक्ट में डबल है कंपेयर्ड टू कोहली। अब एक और नाम है उस लड़के का,
रानी नहीं नहीं, अमल को, अच्छा ये अमला और कोहली तो लड़कियां है ना, अच्छा सॉरी, तो रानी है ना। तो ये तीन का स्कोर ऐसे आएगा क्योंकि ये तीन अलग अलग ग्रुप का पार्ट है, ठीक। स्कोर इन प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन 20 ज्यादा है किसका, कोहली का, है ना। इट कुड बी, अगर कोहली इधर है ना तो अमला इधर, और कोहली इधर तो अमला इधर, 50-70 भी हो सकता है, हाँ तो फिर नहीं करते बेटर क्योंकि देर आर सो मेनी ऑप्शन। तो हम बोल सकते हैं कोहली और अमला के टेस्ट स्कोर अगर मैं माइनस करूं तो आई एम गेटिंग 20, है ना। दिस आई स्कोर सेकेंड हाईएस्ट इन टेस्ट, तो मैं बता सकती हूँ, यस सेकेंड हाईएस्ट 70 मार्क्स, ठीक है। ही स्कोर 2 more than कोहली but 2 less than अमला in aggregate. This is an very important thing, है ना। इसका स्कोरिंग अपन करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे शामिल क्यों नहीं लिखा, प्रोजेक्ट में भी नाम आ गए थे, तो ARK, चलिए। अमल स्कोर इन प्रोजेक्ट वाज डबल दैट ऑफ कोहली इन सेम, ये तो हो गया। शामिल स्कोर सेकेंड हो गया। बिमल स्कोर सेकेंड लोएस्ट इन टेस्ट, ठीक है, ये बिमल है, ठीक है, सेकेंड लोएस्ट। सर्टेन तरीके है ना, मैथ्यू हो सकता है, यहाँ आ जाए रीनी, यहाँ, अच्छा मैथ्यू को आ जाए मैथ्यू, है ना। रीनी तो ऑलरेडी 60 पे बैठी है, उससे ज़्यादा मैथ्यू यहीं आ सकता है, ठीक है। मैथ्यू स्कोर मोर देन रीनी इन प्रोजेक्ट बट लेस इन टेस्ट, तो वो यहाँ पे कहीं पे भी आ सकते हैं। चलो तो लोएस्ट तो नहीं बोला है ना, उससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आखिरी में ही बैठी है, वो 60-80 ले कर दिया है। लेट्स कम टू दिस पार्ट। Okay, so it says अमल स्कोर इन प्रोजेक्ट वाज डबल दैट ऑफ कोहली इन सेम, ठीक है। अमल और कोहली का अगर मैं स्कोर देखूं प्रोजेक्ट में, कहाँ गया एग्रीगेट वाला, हाँ दिस वाली, ये वाली लाइन पे आते हैं। इट्स इन टेस्ट he scored 2 more than कोहली but एग्रीगेट, और कोई कोहली और अमला के लिए एग्रीगेट, येट अमला हैड हाईएस्ट, कोहली स्कोर 20 मोर देन अमला इन टेस्ट। कोहली, एक सेकेंड, इसी लाइन क्या, रुको मैं देखिए, अगर मैं बोलूं कि जो कोहली का स्कोर है ना 20 मोर देन अमला से है टेस्ट पे, कोहली का जो भी स्कोर आ रहा है वो टेस्ट में अमला से 20 से लीड है उसका, ठीक है। येट एंड ही स्कोर 2 मोर देन कोहली बट 2 लेस देन अमला इन एग्रीगेट। देखो अगर कोहली का स्कोर, ठीक है, इस कंडीशन में अमला से कितना डबल है,
या 40 का डिफरेंस है, और हमने प्रोजेक्ट में 40 का डिफरेंस लीड किया हुआ था, किसने, कोहली ने अमला से, है ना, देयर वाज स्कोर डबल का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जब एग्रीगेट की बात आई, है ना, ही है ना, he scored 2 more than Kohli but 2 less than Amla in aggregate, but Kohli scored 20 more than Amla in test। देखो कोहली का जो स्कोर है ना अमला से टेस्ट में 20 ज़्यादा है, और कोहली का प्रोजेक्ट में स्कोर 40 लेस है, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीगेट पे देखूं तो एग्रीगेट में तो से 2 ज़्यादा है और अमला से 2 लेस है। सो बेसिकली कोहली का स्कोर क्या हो गया, कोहली इज 2 मोर देन शामिल एंड बट 2 लेस देन अमला। है ना, अमला से 2 लेस है, बात शामिल की ही हो रही है, गॉट इट। शामिल जो है स्कोर 2 मोर देन कोहली, सॉरी 2 मोर देन कोहली, शामिल ना, शामिल ज्यादा स्कोर किया है कंपेयर्ड टू कोहली, ठीक है, बट 2 लेस देन अमला। लेकिन एग्रीगेट में अमला से उसका 2 से कम है ना। सो बेसिकली अमला और कोहली का स्कोर जो होगा वो डिफरेंस ऑफ 4 हो गया, राइट। अगर शामिल इन बिटवीन है, ये इससे 2 आगे है और ये इससे 2 पीछे है, तो बेसिकली अमला और कोहली के बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का, है ना। अब मेरे पास अमला और कोहली के स्कोर्स का भी डिफरेंस है, मुझे क्या पता है कि अमला और कोहली के टेस्ट में स्कोर डिफरेंस कितने का है, 20 का। अमला एंड कोहली का, कोहली स्कोर 20 मोर देन अमला इन टेस्ट, है ना। टेस्ट में जो उसका स्कोर है वो कितने का है, 20 का डिफरेंस है। वेयर एज अगर मैं प्रोजेक्ट में देखूं तो अमला एंड कोहली के स्कोर का डिफरेंस कितना है, 40, है ना। सो दे हैज अ लीड ऑफ 20, उसके पास अभी भी 20 का लीड है, क्योंकि यहाँ पे 40 ज्यादा था, यहाँ पे 20 ज्यादा हो गया। अगेन दे हैव अ लीड ऑफ 20, है ना। इसके पास, अमला के पास 20 का लीड है स्टिल, है ना। एंड एग्रीगेट में लीड कितने का है, 4 का, राइट। तो अगर मेरे को एग्रीगेट कहा गया है कि एक वैल्यू x प्लस 1 है, तो दूसरी 1 माइनस एक्स होगी, है ना। मैं मान सपोज प्रोजेक्ट की वैल्यू या टेस्ट की वैल्यू अगर x है, तो इसको मैं माइनस एक्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स मतलब जो भी वैल्यू है उसमें से x माइनस कर दो परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो दैट विल बी द वैल्यू। अब मुझे इनका लीड कितना पता है, 20 का, किसमें, प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्रोजेक्ट में ही 20 का लीड रखा हुआ है ना, क्योंकि टेस्ट में तो 20 उसने ले लिया, स्टिल प्रोजेक्ट इज 20 अबव, राइट। सो व्हाट कुड बी, ये 40 का लीड है और ये 20 का लीड है, यानी कि यहाँ पे अमला का स्कोर जो है वो 20 कम है। किधर करूं यार, हाँ देखो अमला का जो भी स्कोर है कोहली से टेस्ट में, टेस्ट के स्कोर में, यहाँ पे कोहली माइनस अमला इज इक्वल्स टू 20, राइट। यहाँ पे है ना, कोहली स्कोर 20 मोर देन अमला, ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्ट देखूं तो प्रोजेक्ट में अमला माइनस कोहली इज 40, राइट। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, ये वाला स्कोर कितना है, 40, किसमें, x माइनस 1 के स्कोर में, उसमें से ये वाला स्कोर जो 20 का है डिफरेंस, है ना, x कर दूं, है ना, एंड दिस विल बी गिविंग मी अ एग्रीगेट ऑफ 4, है ना। यही जो भी वेटेज होगा उसका एग्रीगेट आ रहा है, जो भी इसका वेटेज होगा उसका एग्रीगेट जो आएगा दैट हैज टू बी 4। व्हेन वी सॉल्व द इक्वेशन तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी 40 माइनस 40
राइट, ये x है, तो ये जाएगा 36 t। नहीं, क्या गड़बड़ किया, 36 60, मैंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया। 0.6। अब अगर x की वैल्यू 0.6, अगर मैं उसको परसेंटेज टर्म पे लिखूं तो मैं बोल सकती हूँ ये 60%, ये 0.4 है ना, तो ये वैल्यू हो गई 40%। नाउ वी गॉट द वेटेज कि हमें किस वेटेज में लेना है। तो टेस्ट के स्कोर मुझे 60% लेना है और प्रोजेक्ट के स्कोर मुझे 40% लेना है। अगर वेटेज निकल गया, नाउ द क्वेश्चन विल बिकम प्रीटी इजी टू सॉल्व, क्योंकि स्कोर हमारे पास आते जाएंगे। आखिरी में हमें एग्रीगेट भी निकालना है सारी वैल्यूज, ठीक है। तो हमारी, ठीक है, तो वी गॉट दिस वैल्यू। मैंने गड़बड़ ये किया है कि जो आंसर है उसके नीचे लिखती, ठीक है। मैथ्यू स्कोर मोर देन रीनी वो लिखा हुआ है, बट लेस देन इन टेस्ट वो अभी पता नहीं। चलिए, प्लीज नीचे के आंसर को थोड़ा सा छोड़ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने एक स्टेप गड़बड़ कर रखा है, ठीक है। बट कोहली का 20 है, येट अमला हैड हाईएस्ट एग्रीगेट। देखो, अगर एग्रीगेट अमला का हाईएस्ट है तो मैं अमला का स्कोर लोएस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, है ना। मैं टेस्ट में अमला का स्कोर बहुत कम प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, मैं 50 या 40 प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एग्रीगेट भी लेके चलना है। एग्रीगेट डेफिनेटली टेस्ट का एग्रीगेट का वेटेज ज्यादा है ना, तो उसको अगर मैं बहुत छोटा कर दूंगी तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। कीपिंग इन द माइंड कि आमला का जो स्कोर है, एग्रीगेट स्कोर है, वो सबसे हाईएस्ट है, तो शी मस्ट हैव गॉट अ वैल्यू, क्योंकि 80 उसको नहीं मिल सकता। वाई? बिकॉज कोहली 20 मोर देन अमला है, तो 80 उसके पास ऑप्शन नहीं है, 70 में वो आ नहीं सकती, तो मिनिमम स्कोर उसको मैं क्या दे सकती हूँ, 60। तो अगर मैं अमला को स्कोर 60 का दे दूं, ठीक है, सो डेफिनेटली कोहली विल गो टू 80, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रखना था, नेक्स्ट में आना चाहिए था ये सब चीज, सो दैट आई शुड राइट, है ना। सो डेफिनेटली अमला का स्कोर मैं प्रेडिक्ट क्या कर सकती हूँ, सिंस आई नीड टू गेट एवरेज एग्रीगेट एज वेल, है ना। तो एग्रीगेट को हिसाब में रखते हुए आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि 70 खत्म हो चुका है, क्योंकि शामिल इज ऑलरेडी एट स्कोर ऑफ 70, तो 50-70 इज नॉट देयर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा था, या तो 40-60 या तो 60-80। 40-60 में लोएस्ट टेस्ट की वैल्यू जिसमें एग्रीगेट 60% का है, तो हाईएस्ट एग्रीगेट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इस कंडीशन में मेरे पास सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल रही थी, टू गेट इज 60, तो अमला कुड गेट 60, बाय दैट कंडीशन कोहली गॉट 80, ठीक है। शामिल मुझे पहले से पता था कि ही इज एट स्कोर ऑफ 70, ठीक है। नाउ ये तीन मेरे डन हो गए, ठीक है। विमल भी ऑलरेडी डन था कि मैथ्यू के स्कोर, मैथ्यू स्कोर मोर देन रीनी, है ना, तो मैथ्यू को ज्यादा मिल गया है प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे 40 पे आ गया और रीनी यहाँ पे 60 पे आ गई, है ना। तो टेस्ट में उसने बता दिया था कि भैया उसको कम मिलने वाला है, इसको ज्यादा मिलने वाला है, तो अरेंज करके वी गॉट ऑल द स्कोर्स फॉर टेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट्स में, ये समझ में आ गया कैसे आया, है ना। मेरी एक छोटी सी मिस्टेक, बट आई थिंक यू कैन कंसिडर, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट वाले में। प्रोजेक्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, सो दिस सेक्शन इज ऑलरेडी टेकन। प्रोजेक्ट इसमें है क्या, नहीं, हाँ, मैथ्यू स्कोर मोर देन रीनी इन प्रोजेक्ट, मैथ्यू को ज्यादा मिला है रीनी से, ठीक है। और कहीं पे प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, बिमल स्कोर सेकेंड लोएस्ट इन टेस्ट एंड लोएस्ट इन एग्रीगेट। चलिए, ये बिमल की कहानी,
ठीक है, अभी तक देखो श्यामल एंड बिमल बस मेरे नहीं आए थे, बाकी लड़कियां तीनों सेट हो गई थी, मैथ्यू सेट हो गया था। ठीक है, अब मेरे पास दो कंडीशन बची थी 60 एंड 40। अब बिमल की कंडीशन आई कि बिमल इज सेकंड लोएस्ट इन टेस्ट एंड लोएस्ट इन एग्रीगेट। ठीक है, अब बिमल के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो 40 पे आता या तो वो 60 पे आ जाता। लेकिन अगर बिमल 60 पे आ जाता तो श्यामल जो है उसके स्कोर्स गड़बड़ हो जाते, क्योंकि फिर श्यामल का स्कोर एकदम से 40 पे हो जाता एंड स्कोर गड़बड़ हो जाते, क्योंकि बिमल हैज टू स्कोर द लोएस्ट वन। बिमल स्कोर लोएस्ट इन द एग्रीगेट। ठीक है, तो अगर मैं बिमल को ज्यादा कर दूं, अगर बिमल को मैं 60 पे ले आऊं तो स्कोर में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। 60 का 40%, 6 4 जा 24, है ना, और 16, तो 24 एंड 16 विल मेक अ डिफरेंस ऑफ 8 मार्क्स। और यहाँ पे तो दो दो नंबरों के लिए लड़ाई हो रही है ना, तो डेफिनेटली वो एग्रीगेट गड़बड़ हो जाता। तो इन प्रेडिक्टिंग दैट कंडीशन बिमल स्कोर्ड द लीस्ट वन इन प्रोजेक्ट और श्यामल गॉट द थोड़ा सा हाईएस्ट वन, है ना, क्योंकि हमारे ये मैथ्यू सेटल हो चुका था। मैथ्यू के लिए कंडीशन आ गई थी कि उसने रीनी से ज्यादा स्कोर किया इन प्रोजेक्ट, है ना, तो यहाँ तक सेटल हो गया था, सिर्फ बिमल और वो बचे थे। सिंस बिमल स्कोरिंग द लीस्ट इन एग्रीगेट, दैट इज व्हाई वी हैव गिवन मिनिमम स्कोर टू बिमल। आफ्टर दैट व्हेन वी गॉट द वैल्यूज, तो ही गॉट द लीस्ट वन। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो इट मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 8 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू +8 आती है ना, वेयर एज श्यामल की वैल्यू -8 हो जाती। ठीक है, और अगर 46 + 8 करते तो वैल्यू बिकम्स 54, है ना, तो ये वैल्यू हो जाती 54, और अगर इसमें -8 कर देते तो वैल्यू बिकम्स 58, है ना। तो अगर ये 54 हो जाता तो कोई एक वैल्यू, फिर भी ये तो लोएस्ट ही रहता, फिर मैंने ऐसा क्यों किया, कुछ लिखा तो नहीं है, ये मैंने आधा अधूरा कर दिया ना, जो वो गड़बड़ हो गया। श्यामल स्कोर्ड सेकेंड हाईएस्ट इन टेस्ट, ही स्कोर्ड 2 मोर देन कोहली। श्यामल का स्कोर भी चेक करना था कि श्यामल का जो स्कोर है वो कोहली से 2 के डिफरेंस में होना चाहिए। तो श्यामल का स्कोर कुड नॉट बी 58, अगर 58 होता तो वो जो 2 का डिफरेंस है ना होना है वो क्रिएट नहीं हो पाता। दैट इज वाई श्यामल इज क्रिएटेड विथ 60 वेयर इज बिमल हैज क्रिएटेड टू 40, है ना, क्योंकि श्यामल एंड कोहली की वैल्यूज जो है वो एग्रीगेट में 2 मार्क्स पर, है ना। श्यामल इज 2 मोर देन कोहली एंड 2 लेस देन अमला, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, इन दोनों के बीच का भी 2 डिफरेंस होना चाहिए। सो अगर ये 58 होता तो ये डिफरेंस बड़ा हो जाता, है ना। सो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस डिफरेंस, क्योंकि कोहली की वैल्यू तो सेटल है 64 पे, तो श्यामल की वैल्यू भी सेटल है +2 66 पे, तो आई हैव टू गेट अ वैल्यू सो डैट कि ये वैल्यू मुझे क्या दे दे, 66 दे। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन 60 एंड वी हैव गॉन विथ 40। ठीक है, चलिए, नहीं क्वेश्चंस बचे। व्हाट वाज रीनी स्कोर इन प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट में रीनी का स्कोर कितना है, 60। व्हाट वाज द वेटेज ऑफ टेस्ट कंपोनेंट? 60%, 0.60 था, 60% अपन ने लिया था। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट स्कोर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स? मैक्सिमम एग्रीगेट जो है वो 68 है, गॉट बाय अमला। ठीक है, व्हाट वाज द मैथ्यू स्कोर इन टेस्ट? स्कोर टेस्ट में उसका है 40 मार्क्स, राइट। Which of the following pair of student were part for the same project team? कौन सेम प्रोजेक्ट टीम के पार्ट थे, है ना। तो इसके आगे करेंगे तो मैंने ये लिख रखा है, इजी रहेगा।
है ना। अमल और बिम प्रोजेक्ट में थे नहीं, अमला के साथ तो मैथ्यू था, कोहली एंड मैथ्यू ये भी नहीं था, तो दोनों गलत है, तो आंसर विल बी नीदर, है ना। ये तो प्रोजेक्ट का अपन ने ऑलरेडी बना रखे हैं चार्ट्स, खत्म हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ 23 स्लॉट 3।